हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखने वाला क्लास 10 का जो सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है 25 फरवरी को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो कि ऐसा क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न आपका, नेपोलियन कौन था। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा गया और ये आपका एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या बोलता है। नेपोलियन सम्राट फ्रांस का एक महान सेनापति और सम्राट था। क्या था? महान सेनापति था और सम्राट था। वह 1769 में पैदा हुआ था। कब पैदा हुआ था? 1769 में पैदा हुआ और 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। कब सम्राट बना? 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। उसने कई युद्ध जीते और यूरोप के बड़े हिस्से पर शासन किया। यूरोप के कैसे हिस्से पर? बड़े हिस्से पर शासन किया। नेपोलियन ने फ्रांस में कानूनी सुधार किए। कैसे सुधार किए? कानूनी सुधार किए, जिन्हें नेपोलियन संहिता कहा जाता है। अगर नेपोलियन ने कानूनी सुधार किया है तो उसे क्या कहा जाएगा? नेपोलियन संहिता कहा जाएगा। आप लोग याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हालांकि 1815 में वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद, कब हार गया था वो? 1815 में किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में हार गया था। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नेपोलियन की हार कब और कहाँ हुई थी। तो 1804 में वाटरलू के युद्ध में हार गया था। ठीक है, और कैद कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? उसे कैद कर लिया गया था। जहाँ कैद ही में कि जब कैद हो गया था 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी आसान क्वेश्चन था। मैं जितना आसान की भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूँ, पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो कमेंट आप लोगों के लिए खाली है, उसे भर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? जो पूर्व औद्योगिकरण होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण से ठीक पहले दौर को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। कब के? ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण हुआ था ना, उससे ठीक पहले का जो दौर था ना, उसे भी क्या कहा जाता है? पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। ठीक पहले के दौर को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। यह समय था जब ब्रिटेन में कारखाने खुले नहीं थे। यह कब का समय था? जब ब्रिटेन में क्या नहीं थे? कारखाने नहीं थे। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने की किन्हीं 4 कारण बताएं। जो 19वीं शताब्दी था ना, 1800 से 1899 तक, उसमें क्या हुआ था? लंदन शहर की आबादी निरंतर बढ़ने लगी। ठीक है, इसके 4 कारण बताने के क्यों बढ़ रही थी। तो 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने के 4 कारण निम्नलिखित हैं। पहला तो ये वस्त्र के कारण, और वस्त्र उद्योग जो खुल रहे थे ना, वहाँ काम करने के लिए लोग बसने लगे, जिसके कारण लंदन शहर की आबादी बढ़ने लगी। सेकेंड आपका लकड़ी और फर्नीचर उद्योग। लकड़ी और फर्नीचर उद्योग होता है ना, उसी के कारण लोग वहाँ पे बसने लगे और वहाँ की आबादी क्या हो गई? बूस्ट हो गई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगी। धातु इंजीनियरिंग उद्योग, लोग काम के लिए शहर में जाने लगे और वहीं पे बसने लगे, जिसके कारण से वहाँ का आबादी भी बढ़ने लगा। और स्टेशनरी होता था ना, छपाई वगैरह, उसके कारण भी आबादी बढ़ी। ठीक है, तो यही आपका था 4 मोस्ट वैल्यूएबल आंसर, जो कि कारण था, जो कि जिसके कारण 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी निरंतर बढ़ने लगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे ही वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, भारत के संघीय व्यवस्था। भारत में कैसा व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। और मान लो यहाँ पे और बेल्जियम से मिलते जुलते एक विशेषता बताएं, यानी कि बेल्जियम का व्यवस्था जो है ना, और भारत का संघीय व्यवस्था, दोनों में एक मिलता जुलता व्यवस्था है, विशेषता है, वही आप लोग को विशेषता को बताना है। तो क्या है बेल्जियम और भारत में विशेषता, वही आप लोग को बताना है। अब यहाँ देख सकते हो, भारत और बेल्जियम दोनों में मिलते जुलती एक विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है। कैसे? बेल्जियम भी लोकतांत्रिक देश है और भारत भी लोकतांत्रिक देश है। तो यही आपका मिलती जुलती एक विशेषता है, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इससे आसान तो और क्या ही होगा, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। कैसे? भारत जो है ना उसमें सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, यानी कि सोलर पैनल होता है ना उससे भविष्य उज्ज्वल है। कैसे? तो यह आप लोग को बताना है। तो वहाँ पे उत्तर में आप लोग को सबसे पहले लिखना है हाँ, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। इसके पीछे कई कारण है। कैसे? कई कारण है। काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में आप लोग को मैं आंसर को बताने वाला हूँ। इतने आसान भाषा में आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला है, आपको गारंटी मैं देता हूँ। अधिक धूप मिलना, भारत में पूरे साल भर खूब सूरज की रोशनी मिलती है। भारत में पूरे साल भर खूब सूरज की रोशनी मिलती है। ऐसे भी ग्लोबल वार्मिंग भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पन्न करना आसान हो जाता है। जिसके कारण क्या हो जाता है? सौर ऊर्जा उत्पन्न करना आसान हो जाता है। कई देश ऐसे भी जहाँ की सूरज का धूप प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता, जिसके कारण वहाँ पे उत्पन्न करना आसान नहीं है। लेकिन भारत में पूरा ही अच्छे से पूरे साल भर खूब रोशनी मिलता है, तो जिसके कारण यहाँ पे भारत में ऊर्जा उत्पन्न करना आसान हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका, सरकार की योजनाएं। भारत सरकार, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ, उसके बाद फिर इस चीज़ को समझाया भी गया है ना, काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में आप लोग को समझाया भी गया। भारत सरकार और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजना चला रही है, जैसे सौर ऊर्जा मिशन और कुसुम योजना। ऐसे योजना भी चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसके कारण सौर ऊर्जा के बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका थर्ड बोलता है आपका, सस्ते और टिकाऊ स्रोत है ना। सौर ऊर्जा एक बार लगने के बाद लंबे समय तक बिजली पैदा करती है। सौर ऊर्जा क्या होगा, एक बार लग जाता है तो वो लंबे समय तक बिजली पैदा करती है ना। कि सोलर पैनल जो आप लोग लेते हो उसे तो बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है, उसमें गारंटी भी बहुत ज़्यादा मिलता है, 20 साल 25 साल ऐसा गारंटी उसमें मिलता है सोलर पैनल में, है ना। काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ स्रोत है ये, और इससे बिजली का खर्च भी कम हो जाता है। अगर आप उसका यूज करोगे तो उससे बिजली का खर्चा भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका फोर्थ रीजन 5 नंबर में पूछा जाए, इसलिए 5 रीजन को हम लोग देखने वाले हैं। प्रदूषण रहित ऊर्जा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को समझा दूंगा ऐसे तरीके से कि आपको आसान लगने लगेगा। भारी से भारी क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगने लगेगा। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन प्रदूषण फैलाते हैं। क्या होता है? कोयला से और पेट्रोलियम जैसे ईंधन जो होते हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं। पेट्रोलियम से गाड़ी वगैरह चलती है ना, तो उससे प्रदूषण फैलते हैं। लेकिन अगर वहीं पे सोलर सिस्टम गाड़ियों को अगर चलाया जाए तो क्या होगा? प्रदूषण कम फैलेगा, है ना, फैलेगा ही नहीं है उससे। लेकिन सौर ऊर्जा स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल है। क्या है? सौर ऊर्जा जो है स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल है। फिफ्थ रीजन, बिजली की मांग पूरी करना। भारत में तेज़ी से बढ़ती आबादी को अधिक बिजली की ज़रूरत है। भारत में कैसे बढ़ रही है आबादी? तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण अधिक बिजली की ज़रूरत है, जिसे सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है। इसे किस चीज़ से पूरा किया जाता है? सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में आपको ये भी लिख देना है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इन कारणों से भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, और यह देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा, इससे देश भी डेवलप हो सकता है ना। इससे आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि अगर बिजली उत्पादन ना किया जाए, सोलर पैनल का उपयोग किया जाए, तो इससे कोयला वगैरह से जो बिजली बनता है वो कोयला बचा रहेगा भविष्य के लिए। ठीक है, जिससे देश डेवलप भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लिख लो, ये आपको छप चुका है, ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैश्वीकरण से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण जो है उससे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का कृषि पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। वैश्वीकरण जो हुआ है उससे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग सकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट को देख लेते हैं। पहला यहाँ पे कई तकनीकों का उपयोग विदेशी तकनीकों और मशीनों के कारण खेती आसान और उत्पादक हो गई। यानी कि सकारात्मक प्रभाव में आप लोगों को हो जाएगा, विदेशी तकनीकों और मशीनों के कारण खेती आसान और उत्पादक हो गई। सेकंड आपका नए बाजार तक पहुँचे। किसान अपने उत्पादों को देश और विदेश में बेच सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ी। यानी कि
सकारात्मक प्रभाव में ये भी है, किसान अपने उत्पादों को यानी कि जो पैदा होता था उसको देश और विदेशों में बेच सकते हैं, जिससे उनकी आय भी बढ़ चुकी है। थर्ड है आपका बेहतरीन बीज और खाद, अच्छी गुणवत्ता के बीज, खाद और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा। अच्छी गुणवत्ता के बीज, खाद और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। क्या हुई? जिससे उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो हम लोग नकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं। छोटे किसानों की परेशानी, बड़ी कंपनियां के आने से छोटे किसान प्रतिस्पर्धा से पीछे रह गए, यानी कि कंपटीशन से पीछे रह गए। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। बड़ी कंपनियों के आने से क्या हुआ? बड़ी कंपनियां जब आई तो जो किसान थे, छोटे किसान थे, उसको प्रतिस्पर्धा से पीछे रह गए, यानी कि कंपटीशन हो गया उनके बीच और बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। ये आपका नकारात्मक प्रभाव यानी कि नेगेटिव इफेक्ट है किसका? वैश्वीकरण का। सेकंड है आपका मूल्य अस्थिरता, यानी कि मूल्य अस्थिर नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बदलती रहती है, यानी कि स्थिर नहीं रहती है, जिससे किसानों को नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट आपका जैव विविधता का असर। जैव विविधता का असर केवल व्यावसायिक फसलों पर जोर देने से पारंपरिक फसलें कम हो जा रही है। केवल क्या हो सकता है? जो जिसे व्यवहार किया जाता है, यानी कि जो होता है नील वगैरह होता है, उससे वो क्या है? व्यावसायिक फसल है। फसलों पर जोर देने से पारंपरिक फसलें हैं वो क्या हो गया? फसलें कम होती जा रही है। वो क्या हो गया? कम होती जा रही है। तो यही आपका नकारात्मक प्रभाव, 3 नकारात्मक प्रभाव था। तो ये था आप लोगों का 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, जो कि आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है और बार बार पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद हो। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और कुछ भी सवाल हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट आप लोगों के लिए खाली है, उसे भर सकते हो, ठीक है। तो यही था आप लोगों का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।